कोरोना वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में कोविड वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान कोर्ट ने ये बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हालांकि सरकार नीति बना सकती है और स्वास्थ्य के लिए कुछ शर्तें भी लगा सकती है। सरकार जनहित में लोगों को जागरूक कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि नीति निर्माण पर कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन किसी को भी टीका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जनहित में लोगों को जागरूक कर सकती है, बीमारी की रोकथाम के लिए पाबंदियां लगा सकती है, लेकिन टीका लगवाने और किसी तरह की खास दवा लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कुछ सरकारों ने महामारी के दौरान टीकाकरण की अनिवार्यता को लेकर जो पाबंदियां लगाई थी, उन्हें भी फौरन हटा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि कुछ राज्य सरकारें सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीन न लगाने वालों को एंट्री नहीं दे रही। कोर्ट ने इसे अनुचित बताया है। इसके साथ ही राज्यों को ऐसे प्रतिबंध हटाने का सुझाव दिया है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता। कोरोना का टीका लगवाने से किस तरह के दुष्परिणाम हो रहे हैं, इसका डाटा भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। इसके साथ ही क्लिनिकल ट्रायल का डाटा भी सरकार को जारी करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को टीका लगाने का फैसला जागरूक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होना चाहिए। कांग्रेस से बात नहीं बनी तो क्या नई पार्टी का गठन करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सोमवार को प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया, जिसमें संकेत दिया गया कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और पार्टी में बदलाव के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत टूटने के बाद अब उनका अगला कदम क्या होगा। पीके ने इशारों में नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि अब मुद्दों और जन स्वराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर्स यानी कि जनता तक जाने का समय आ गया है। उन्होंने अपने ट्वीट के अंत में लिखा कि इसकी शुरुआत बिहार से होगी। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकराने के एक हफ्ते बाद पीके ने ट्वीट कर ये संदेश दिया है। दरअसल लंबे वक्त से प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने की चर्चा थी। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन को लेकर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। हालांकि कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच बात नहीं बन पाई और पीके कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। प्रशांत किशोर के ट्वीट के बाद से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि वो नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस में शामिल होने से इनकार के बाद से ही नई पार्टी के गठन की चर्चाएं भी तेज हो गई थी, लेकिन अब पीके के इन ट्वीट ने इन कयासों को और हवा दे दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीके इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। इसके तहत वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे और वहां के राजनीतिक मुद्दों को समझेंगे। बहरहाल ये तो अब वक्त ही बताएगा कि पीके का अगला कदम क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी अपनी पश्चिम की यात्रा के पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा में पहले जर्मनी पहुंचे हैं, जहां उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने जर्मनी में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की। साल 2022 में ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला विदेश दौरा है, जिसमें वे सबसे पहले जर्मनी पहुंचे हैं। इसके बाद पीएम मोदी डेनमार्क जाएंगे, फिर वहां से वे अपनी फ्रांस यात्रा के लिए रवाना होंगे। इन 3 देशों की यात्रा में वे कुल 65 घंटों में 25 बैठकों में शामिल होंगे, जबकि 8 बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के न्योते पर बर्लिन पहुंचे हैं, जहां उनकी शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके अलावा पीएम मोदी और जर्मन चांसलर शोल्ज छठे इंडियन जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की अध्यक्षता भी करेंगे। यहां प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। पश्चिम की यात्रा के अगले पड़ाव पर वे डेनमार्क पहुंचेंगे, जहां पर पीएम मोदी की मुलाकात राजधानी कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन से होगी। इसी दौरान वे क्वीन मार्गरेट द्वितीय से भी मुलाकात करेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी दूसरे नॉर्डिक समिट में भी भाग लेंगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर, आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन
स्वीडिश प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन के साथ साथ फिनलैंड के पीएम सना मारिन से भी होगी। प्रधानमंत्री डेनमार्क में भी भारतीय मूल के लोगों के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव पर फ्रांस पहुंचेंगे। फ्रांस में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होगी। पीएम का फ्रांस दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत और फ्रांस के डिप्लोमेटिक संबंधों को इस वर्ष 75 साल पूरे हो जाएंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यूरोप यात्रा को लेकर कहा था कि वे ऐसे वक्त पर ये यात्रा कर रहे हैं जब ये क्षेत्र कई तरह की चुनौतियों से घिरा हुआ है। अपनी इस यात्रा के उद्देश्यों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया था कि वे अपनी यूरोपीय साझेदार देशों के साथ आपसी सहयोग की भावना को और मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण संग्राम छिड़ा हुआ है और उस वजह से पश्चिम के देशों में भी कुछ हद तक तनाव महसूस किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गुटनिरपेक्ष नीति पर बढ़ने वाला भारत रूस को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री की ये यूरोप यात्रा पश्चिम के साथ संबंधों की मजबूती और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश कोविड की 3 लहरें देख चुका है और कई दिनों से रोजाना कोरोना की 3000 के पार मामले जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना की चौथी लहर आने के संकेत मिलने लगे हैं। फिलहाल आज रोजाना दर्ज होने वाले मामलों में 5% की कमी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए हैं और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3157 नए मामले दर्ज किए गए। इससे पहले शनिवार को 3324 केस सामने आए थे, जिसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस 19,500 हो गए हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से 2,723 लोग रिकवर हुए हैं। देश में अब तक कुल रिकवरी 4,25,38,976 हो चुकी है। कोरोना से बीते 24 घंटे में 26 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना से होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा 5,23,869 पहुंच गया है, जबकि देश में कुल कोरोना केसों की संख्या 4,30,82,345 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक वैक्सीन की कुल 189,23,98,347 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। अब तक देश में कुल 83,82,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर 2,95,588 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,485 नए कोरोना केस दर्ज हुए हैं और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि संक्रमण दर 4.89% दर्ज की गई है। नए मामलों से राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 18,84,560 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में 169 केस मिले हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो इस बार महाराष्ट्र के बजाय दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर से लगे यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। इसके बाद अब सरकार द्वारा यूपी के नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं हरियाणा में 479 केस, केरल में 314 केस और उत्तर प्रदेश में 268 नए मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि चौथी लहर की आशंका प्रबल होती जा रही है। दूसरी तरफ विशेषज्ञों ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए कहा है कि कोरोना के मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी की रफ्तार ऐसे ही बनी रही तो आने वाले 3 से 4 हफ्ते में कोरोना की चौथी लहर पीक पर होगी। ऐसे में लोगों को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। अप्रैल का महीना खत्म होने के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस साल अप्रैल में ही लोगों का सामना भीषण गर्मी से हो चुका है। ऐसे में मई और जून में गर्मी से क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि आज से लेकर अगले 3 से 4 दिन तक मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। कई राज्यों में तो आंधी पानी का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को गर्मी से
थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर से पारा चढ़ेगा। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएमडी ने उत्तर भारत में इस बार तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंचने का अनुमान लगाया है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ गई है। गर्मी के चढ़े तेवर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए राज्यों को एक लेटर लिखकर एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों से गर्मी से संबंधित बीमारियों पर नेशनल एक्शन प्लान बनाने का आग्रह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्मी के दौरान होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए भी स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी दवाओं की उपलब्धता और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को सलाह दी है कि तेज गर्मी, खासकर दोपहर को 12 से 3 बजे के बीच बाहर न निकलें। जरूरी हो तो छाता लेकर बाहर जाएं या सूरज की सीधी रोशनी से बचने के लिए टोपी, तौलिया, गमछा, स्कार्फ जैसी चीजों का इस्तेमाल करें। शराब, चाय, कॉफी का सेवन ना करें, उसकी जगह पर सत्तू, दही और छाछ का प्रयोग करें। घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ में लेकर निकलें। सरकार ने कहा है कि नवजात और छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दिमागी तौर पर परेशान लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को लू लगने का ज्यादा खतरा रहता है। चक्कर आना, मांसपेशियों में कमजोरी, अकड़न, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बॉडी टेम्परेचर, मिचली, उल्टी आना, धड़कन बढ़ना, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों को मेडिकल इमरजेंसी माना जाना चाहिए। अचानक ठंडी जगह से एकदम गर्म जगह ना जाएं और ना ही बाहर से आकर तुरंत एसी और कूलर में बैठें। एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पिएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।